हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा हमने कैलकुलेट किया था, है ना। और उसमें पर्टिकुलरली हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही कैलकुलेट किया था। उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड देखा था कि कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि काफी इजी होता था, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आपको कैलकुलेशन काफी कम करना पड़ेगा और आप जल्दी मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड कर पाओगे कहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ठीक है, उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। इफ एफ ऑफ सी इज एक्सट्रीमम, है ना। एक्सट्रीमम मतलब क्या हो गया, या तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी आ रहा हो। तो अगर एफ ऑफ सी एक्सट्रीमम है, इसका मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में यही देखा था कि डेरिवेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट पे या मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि एफ ऑफ सी इज एक्सट्रीमम? क्या ये पॉसिबल होगा, है ना। तो ये चीजें हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इस साइड से हम इस साइड जा सकते हैं, लेकिन रिवर्स में हम चीजों को कंक्लूड नहीं कर सकते। इसी के लिए हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हमने यहीं से स्टार्ट किया था, इसलिए हमें डेरिवेटिव का साइन चेक करके देखना पड़ता है कि वहां पे एक्सट्रीमम मिलेगा या नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज हमें, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। हम इसको बोलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम ये सेकंड वाला पार्ट यूज करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज किया था। क्लियर है। इसके बाद हमने इसी में दो टाइप के पॉइंट्स भी डिफाइन किए थे, याद होगा आपको। एक था स्टेशनरी पॉइंट, है ना, और दूसरा था क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। तो स्टेशनरी पॉइंट हम किसको बोलेंगे, जहां पे रेट ऑफ चेंज 0 हो रहा हो, है ना। और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा हो और f डैश x 0 हो रहा हो, है ना। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, है ना। जिस x के लिए ये चीज 0 हो रहा होगा, उस x वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, है कि नहीं। वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको बोलेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट भी हो सकता है, और वो वाला पॉइंट भी हो सकता है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, है ना। पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में ये डिफरेंस होता है। क्रिटिकल पॉइंट में ऑलरेडी स्टेशनरी पॉइंट इंक्लूडेड है ना। उसके अलावा इसमें ये पॉइंट भी हो सकता है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो जब हमने मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट किया था, तो सबसे पहले हमने फंक्शन का ये देखा था कि वो कहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, जिस पॉइंट पे हमें एक्सट्रीमम या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यही पॉइंट नहीं होता है जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, वो पॉइंट भी हो सकता है जहां पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं हो रहा हो, है ना। जैसे कहीं पे शार्प एज बन रहा हो, तो वो एज वाला पॉइंट भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, जैसे हमने मॉड के केस में किया था, याद होगा आपको। तो इस वाले मॉड के केस में हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है या नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होगा, है कि नहीं। इसको हम एक्सट्रीम, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट करेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो। इन जनरल क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन सा बड़ा होगा, है ना। तो स्टेशनरी पॉइंट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स का एक सबसेट होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स में ज्यादा पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो वाला पॉइंट भी काउंट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मान लो क्वेश्चन है फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, और यहां पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, और हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फंक्शन आपको याद होगा, हम क्या करते हैं sin x और cos x दोनों को प्लॉट करेंगे, और जो दोनों में 0 से 2 पाई के बीच में मैक्सिमम होगा उसको हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने sin x ड्रॉ कर लिया, है ना, और इसी पे हम cos x फंक्शन भी ड्रॉ करते हैं। तो cos x फंक्शन किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, है कि नहीं। हमने 0 से 2 पाई के बीच में किया। अब इन दोनों कर्व पे देखो मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा है ना, तो हमें मैक्सिमम चाहिए। तो यहां से यहां तक कौन सा कर्व मैक्सिमम है, ये वाला। इसके बाद कौन सा कर्व मैक्सिमम है, ये वाला। कहां तक मैक्सिमम है, इस पॉइंट तक। और इसके बाद कौन सा कर्व मैक्सिमम है, ये वाला, है ना। तो जो हमने रेड वाले कलर से ड्रॉ किया है, ये हमारा एक्चुअल में ग्राफ है, फाइनल ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ है। अब बताओ कि इस वाले पार्ट में कहां कहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको किसको बोलेंगे। तो वो वाला पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, है ना, वो पॉइंट भी हो सकता है, और जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना। डिफाइन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये वाला पॉइंट कितना है, π/4 वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पे शार्प एज बन रहा है, इस दोनों पॉइंट पे शार्प एज बन रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होगा, है ना। और कौन सा पॉइंट काउंट होगा, एक ये वाला टॉप वाला पॉइंट भी होगा। ये क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना। तो जस्ट अभी जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है क्रिटिकल पॉइंट्स का, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो और जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस के कारण हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने के लिए बोला जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको किसको बोलेंगे, एक हो गया π/4, एक हो गया π/2 और एक हो गया 5π/4, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्लियर है, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पूछता है कि यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स कौन सा होगा, तो सिर्फ कौन सा स्टेशनरी पॉइंट होगा, ये वाला पार्ट π/2, क्योंकि डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे 0 हो रहा है। क्लियर है। तो ये बस डिफरेंस दिखाने के लिए था कि स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मैक्सिमा और मिनिमा वाले पार्ट में। तो जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको पहले एक फंक्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप देखोगे आपको डायरेक्टली फंक्शन दिया हुआ नहीं होता है ना, तो आपको क्वेश्चन से फंक्शन को क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट अप्रोच हमारा यही है कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, या अगर नहीं है तो हम फंक्शन को क्रिएट कर सकें। दूसरी चीज, अब हमें इसी फंक्शन को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, है ना। तो इसी फंक्शन को या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे, हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कौन से पॉइंट्स को बोलेंगे, इन जनरल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होगा,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना। आप ये देख लो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो आप सिंपली एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हमको उन सारे पॉइंट्स को भी मार्क करना पड़ेगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होगा, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन को, यानी आपको जितने भी फंक्शन दिए जाएंगे मैक्सिमम टाइम पे वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही होगा, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आप यहां से एक्स के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहां से आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, मान लो C1 C2 C3 इस टाइप से हमारे पास n पॉइंट्स है ना, यानी इन सारे पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो इसमें से किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम दे रहा होगा और किसी पॉइंट पे मिनिमम दे रहा होगा, तो इसी सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। और उन सारे पॉइंट्स को भी काउंट करना है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमें चेक करना है कि इसमें से किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम देगा और किस पॉइंट पे मिनिमम देगा, है कि नहीं। हमें ये चीज नहीं पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एफ डैश सी क्या है, एक्सट्रीमम है। याद होगा आपको, जस्ट अभी हमने किया था, है ना। तो ये कभी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट ही सॉल्व करने का इस तरह से किया है। तो हमने पहले डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मान लिया, अब चेक कर रहे हैं कि इसमें से किस पॉइंट पे एक्सट्रीमम मिलेगा और किस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड, कौन सा मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। याद होगा लास्ट क्लास में हमने इसी चीज को डिस्कस किया था डिटेल में, है ना, जहां पे हम साइन के बेसिस पे चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन के बेसिस पे। तो अगर हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, है ना, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा हो तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, है ना। तो डिटेल में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें अब इसी को दूसरे मेथड से देखना है कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड इसी सेम को करने का तरीका कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, जहां पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज किया था, है ना। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से देख रहे हैं कि कैसे उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ये चीज हम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसी पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम अगर सेकेंड डेरिवेटिव की बात बोल रहे हैं तो हमारा जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट थिंग है कि फंक्शन हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, क्लियर। अब हमें चेक करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से किस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा, किस पॉइंट पे मिनिमा देगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें यूज करना ही है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि एफ डैश इक्वल टू 0 चूज किया तो हमारे पास एक्स इक्वल टू सी एक क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, है ना। अब एक क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद, यानी हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया और एफ डैश मिला, एफ डैश एक्स मिला, इसको हमने इक्वल टू 0 करके ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। हम यहां से भी इस पॉइंट के बाद भी हम डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्टली कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, है ना। लेकिन हम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज करना चाह रहे हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन था हमें इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, है ना। तो हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया और इस 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट्स को इस सेकेंड डेरिवेटिव वाले पार्ट में आप इसको पुट करो,
क्लियर है? तो ये जो c की वैल्यू है, इस c की वैल्यू को आपको इस वाले फंक्शन में पुट करना है। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, f डबल डैश और x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, c, है ना। तो क्योंकि ये एक अपने आप में फंक्शन है, तो जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, या तो ये वैल्यू कुछ नंबर में देगा, क्योंकि हम एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, है ना। तो जब कांस्टेंट पुट करोगे तो हो सकता है ये चीज क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, है ना। हो सकता है ये चीज लेस देन 0 आ जाए। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, है ना, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की वैल्यू हमने पुट किया है ना। तो एट x इक्वल टू सी हमारे पास क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। वैसे ही एफ डबल डैश एक्स सी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो हमें इसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आप एफ डबल डैश सी पुट करो और ये वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो हम यहां से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ डबल डैश सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहां पे क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। क्लियर है? तो यहां पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव मेथड जो होता है वो फेल हो जाता है। यहां पे आप इसके बेसिस पे आप फिर कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डबल डैश 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। ये चीज नहीं है। हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन 0 आ गया है ना, कोई साइन नहीं मिल रहा है हमें, तो ये मेथड फेल कर जाता है ना। और इसके बाद हमें क्या, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो जब भी आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो हमें फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना है, और वहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन चेंज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 है इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। हो सकता है मैक्सिमा मिल जाए, हो सकता है मिनिमा मिल जाए, या हो सकता है नहीं भी मिले, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे कंक्लूड किया था। क्लियर है? तो हम यहाँ से अगर ये चीज 0 आ जाता है, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज कर रहे हो या किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला गया है कि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से ही करना है, तो अगर ये सिचुएशन आता है तो आपको फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की तरफ मूव करना है, और वहां पे हम इसको चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कि उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये चीज डिसाइड कर रहा है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है ना। पॉजिटिव के केस में मिनिमा ही क्यों मिल रहा है, नेगेटिव के केस में मैक्सिमा ही क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये चीज कैसे डिसाइड हो रहा है। आपको याद होगा कि इस चीज को आप फिजिक्स के टर्म में समझो कि हमारे पास एक एक्स फंक्शन होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है कि नहीं। फिजिक्स के टर्म में अगर समझो तो x किसका फंक्शन होता था और x ऑफ t किसका फंक्शन होता था, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता था, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx बाई dt, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। और इसी को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, dv बाई dt, है ना। और v की जगह पे फिर ये पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो इस चीज को अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो, और अगर इसके टर्म में आप इसको पढ़ो
तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना। यहां पे देखो x के साथ डबल डेरिवेटिव हो रहा है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक बार और हमें रेट ऑफ चेंज लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, क्योंकि दो डेरिवेटिव है इसलिए हमें दो बार रेट ऑफ चेंज यूज करना पड़ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज हुआ है उसका फिर से रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है कि नहीं। तो डबल डेरिवेटिव जो होता है, और जैसे हमने यहां पे यूज किया है इस वाले पार्ट में, यहां पे देखो ये डबल डेरिवेटिव है, तो ये डबल डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ चेंज है कि नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, उसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा, है कि नहीं। तो एफ डबल डैश एक्स जो होता है, इसको अगर हम पढ़े लैंग्वेज के टर्म में तो इसको हम दो बार हमें रेट ऑफ चेंज बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो रेट ऑफ चेंज है कि नहीं। और स्लोप के टर्म से हम बोलेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ स्लोप, है ना, क्योंकि एक स्लोप डेरिवेटिव देगा और उसका फिर से स्लोप लेंगे तो हमें डबल डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ो या इस तरीके से पढ़ो, क्लियर है। तो x हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, v हमारा वेलोसिटी था और a हमारा एक्सेलरेशन था, है कि नहीं। और इसी को अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो ये हमारा क्या है, अगर हमारा x ft है ना, तो ये v क्या हो जाएगा, f डैश t, और a क्या हो जाएगा, f डबल डैश t, है कि नहीं। अब देखो अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो f डैश t क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है। अब लॉज ऑफ मोशन का आपको फॉर्मूला याद होगा, x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम उसी पॉइंट को t इक्वल टू 0 ले लें तो इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो v कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, हाफ at स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट को हम t इक्वल टू 0 ले रहा है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा x क्या बन जाएगा, हाफ at स्क्वायर। अब इसको समझने का ट्राई करो, अगर a पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, a हमारा क्या है, f डबल डैश x, तो f डबल डैश x पॉजिटिव होगा, तो f डबल डैश x पॉजिटिव होने का मतलब x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो x और t में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, ये अगर हमारा x है और ये t है ना, तो x और t में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा कर्व होगा, इस टाइप का, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मिनिमम या मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही होगी, मिनिमम मिल रही होगी। इसलिए डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती है। वैसे ही अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और f डबल डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो देखो लेस देन 0 होगा तो हमारा ये कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। ये हमारा t है और ये हमारा x है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये एक लॉजिक होता है समझने का कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा क्यों मिलता है, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा क्यों मिलता है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे हम डबल डेरिवेटिव को यूज करके मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है कि नहीं। इसी को हम इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि डबल डेरिवेटिव को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, वहां पे भी आप इस चीज को देख पाओगे कि कैसे हम इस फंक्शन को यूज करके
मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे कोई एक फंक्शन होगा तो कैसे हम डबल डेरिवेटिव यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड दी point of एक्सट्रीमम। ठीक है, एक्सट्रीमम बोला जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम फॉर fx इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, है ना, और x हम यहाँ पे 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं, है ना। तो हमारा अप्रोच क्या है? सबसे पहले चीज हमारे पास फंक्शन गिवन होना चाहिए। अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो आप फंक्शन को जनरेट करो। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन गिवन है तो हमने फंक्शन लिख लिया। इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें y डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स cos ट्वाइस एक्स माइनस 1, है ना। और 4 क्रिटिकल वैल्यू f डैश x और y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसको 0 के इक्वल करो, cos ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से cos ट्वाइस एक्स कितना हो गया? हाफ। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमने किया था। तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी, याद होगा आपको, है ना। 0 से पाई के बीच में हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी। तो एक कितना हो जाएगा? π/6 और दूसरा 5π/6। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे कोई शार्प एज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव 0 करके कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि इसमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। तो अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पे नहीं जा रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड के लिए हमें क्या चेक करना होता है? f डबल डैश एक्स। तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको पुट करो, कितना हो जाएगा? -4 cos का साइन हो जाएगा, साइन ट्वाइस एक्स, है ना। और अब हमें क्या करना है? बारी बारी से इन पॉइंट्स को इसमें पुट करके चेक करना है कि हमें डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल रही है ना। तो ये हमारा f डबल डैश एक्स हो गया। तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू मान लो π/6 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें π/6 पुट करके देखो क्या आता है। तो π/6 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? हम यहाँ पे साइन चेक कर रहे हैं, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं। f डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? लेस देन 0, है ना। f डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब हमें π/6 पे क्या मिल रहा होगा? एट x इक्वल टू π/6 हमें क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमा, है ना। और क्योंकि दो ही पॉइंट है और फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो दूसरे पॉइंट पे ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा? मिनिमा भी मिलेगा, है ना। क्योंकि हमें याद है कि फंक्शन ऑल्टरनेटिव मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। तो सेकंड पॉइंट जब पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0। और इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? एट 5π/6 हमें मिनिमा मिल जाएगा। क्लियर है? ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाला है। अगर हमसे कोई पूछा जाता है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना होगा? हमें इस वाले पॉइंट की वैल्यू अपने ओरिजिनल फंक्शन में इसमें पुट करके कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो f ऑफ π/6 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 × π/6 माइनस π/6 पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। क्लियर है? वैसे ही हम मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करो तो ये आपका मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। तो प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि पॉइंट्स कैलकुलेट करने में आपको ध्यान रखना है कि हम गलती से पॉइंट्स को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं बता दें,
है ना। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। एक और चीज जो हमने प्रीवियस क्लास में बोला था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है तो उस पोजीशन में या उस मोमेंट पे क्या हो रहा होता है ना। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में देखा था कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है ना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो हमें इस पॉइंट पे क्या मिलता है, मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, मिनिमा, है ना। लेकिन अगर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता है ना, तो इसको पॉइंट बना के लिख लेते हैं, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन अबाउट x इक्वल टू सी, है ना। किसी एक पॉइंट के अबाउट हम साइन चेक करते हैं, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर फंक्शन डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है तो उस पॉइंट पे हमें एक्चुअली में क्या मिल रहा होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन में एक्चुअली में होता क्या है ना, इसको लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, देन एट x इक्वल टू सी फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, है ना। तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे अपना कर्वेचर चेंज करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है कर्वेचर, तो कर्वेचर भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब, याद होगा आपको, और y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको कर्व याद होगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना, और इसको जीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल रहा है ना। एट x इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और देखो जीरो के अबाउट अगर हम चेक करते हैं तो अगर आप जीरो से थोड़ा सा ज्यादा कुछ वैल्यू पुट करोगे तो y डैश का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जीरो से कोई छोटी वैल्यू पुट करते हो तो भी y डैश का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यानी दोनों केस में इस पॉइंट के आजू बाजू साइड में कहीं भी फंक्शन क्या हो रहा है, अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। यहां से देखो इस तरफ में स्लोप पॉजिटिव है और इस तरफ भी स्लोप पॉजिटिव है। यानी हो क्या रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट देखो कर्व पहले इस शेप का था, है ना, अब कर्व क्या हो गया, इस शेप का हो गया। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको हम बोलते हैं, पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, है ना। तो जब भी आपके पास डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा, हो सकता है वो नेगेटिव से नेगेटिव रहे या पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, दोनों केस में हमें उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और उस पॉइंट पे क्या होता है कि कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। कर्वेचर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उस पॉइंट पे कर्व एक तरीके से टर्न कर जाता है ना। यहाँ पे देखो ये कर्व इस तरीके से आ रहा था और इस पॉइंट पे जस्ट टर्न करते हुए निकल गया, है ना। तो यहाँ पे ये मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन इसने अपना कर्वेचर बस चेंज करके कर्व आगे बढ़ चुका है ना। तो इसलिए हमने बोला था कि अगर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, तो उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं मिलता है ना। सेम चीज, है ना, अगर डेरिवेटिव एक और केस में आपको पॉइंट ऑफ कर्वेचर मिल सकता है ना, जब व्हेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, और किसी पॉइंट सी पे। लेकिन ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा,
है ना। तो हमने डबल डेरिवेटिव जहां पे जीरो बताया था, अगर जीरो होगा तो वहां पे मैक्सिमा मिनिमा भी मिल सकता है। तो हमने ये भी बोला था कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो उस वो कुछ भी नहीं होने के केस में क्या हो सकता है, फिर से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। तो अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो तो वहां पे भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। एक और केस में हमें व्हेन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो कुछ पॉइंट ऐसा होता है जहां पे डेरिवेटिव, है ना, और when second derivative does not exist, when, है ना, जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है ना, किसी कारण से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है उस पॉइंट पे भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले। क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली में कैलकुलेट करने के लिए, बताने के लिए पूछता नहीं है किसी भी एग्जाम में कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, बस ये समझने के लिए है कि वहां पे अगर इस टाइप का कुछ सिचुएशन बन रहा हो तो एक्चुअली में उस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है ना। आपको याद होगा कि जब हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व अगर आपको याद हो तो हमने इस टाइप से ड्रॉ किया था, है ना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस वाले पॉइंट पे ये सिमेट्रिक रहता है ना। तो हमने ये बताया था उस वाले पार्ट में देखना कि अगर ये हमारा मीन वाला पॉइंट है, ठीक है, ये म्यू वाला पॉइंट है और इसका वेरिएंस सिग्मा है ना। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, उस वाले में हमने आपको लिखवाया था, उस पॉइंट पे आप देखना कॉपी में कि म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा पॉइंट पे ये जो कर्व होता है, ये कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है ना। तो यहां से देखो कर्व इस शेप का था और यहां से आके कर्व इस तरीके से मूव कर जाता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है ना। वहां पे हमने एक अलग पॉइंट बना के आपको लिखवाया भी था, एक बार कॉपी चेक करना तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगा। और अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि कर्वेचर चेंज होने का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं कर्वेचर चेंज करने का मतलब, ठीक है। यहां पे एक और वर्ड आया है हमारे पास, कर्वेचर, है ना। तो कर्वेचर होने का मतलब क्या होता है और हम कर्वेचर कैसे चेक करते हैं कि कर्वेचर क्या होगा, है ना। तो कर्वेचर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम, है ना, तो कर्वेचर एक बार देख लेते हैं, कर्वेचर ऑफ कर्व, ठीक है। ये सब चीज आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉइंग के टाइम पे, है ना, और कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे ये सब चीजें काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ कर्व क्या होता है कि देखो दो टाइप के कर्वेचर होंगे आपके पास, एक इस टाइप का, ठीक है, और एक इस शेप का। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो एक वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखो, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस वाले पार्ट में कर्व किस तरफ हमारा मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसमें भी हमारा कर्व ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो पार्ट है ये इस तरफ ओपन है ना, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव अपवर्ड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड, है ना। और ये देखो ये किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये नीचे की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। और कभी कभी इसको सिंपली कनकेव कर्व भी बोलते हैं, जो इस तरीके से ओपन होता है, और इसको कनकेव डाउन नहीं बोल के क्या बोल देते हैं,
कन्वेक्स बोल देते हैं, है कि नहीं। तो ये सब आपने मिरर में पढ़ा होगा, है ना, कन्वेक्स कनकेव, या आप आगे चल के ये चीज पढ़ोगे। तो कर्वेचर का मतलब ये होता है ना। और इस वाले कर्व में देखो, अगर कर्वेचर आपका इस शेप का है, तो अगर आप इस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ किसी भी पॉइंट पे, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस वाले में देखो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है स्लोप, है कि नहीं। तो यहाँ पे यानी स्लोप इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है, तो अगर हम स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, है कि नहीं। और अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो डबल डेरिवेटिव के मेथड से आप कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड भी डिसाइड कर सकते हो। तो एफ डबल डैश एक्स अगर और सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव होता है, तो हमारा कर्व क्या होता है, कनकेव अपवर्ड होता है ना। और स्लोप अगर डिक्रीजिंग है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, है ना। तो लेस देन जीरो अगर आता है, इसका मतलब आपका उस वाले पार्ट में कर्व किस तरफ होगा, कनकेव डाउनवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, तो ये कर्वेचर का मीनिंग होता है, क्लियर है। तो ये चीजें हमने देखा कि ये सब चीजें आपको कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस हम समझने के लिए इन सब चीजों को कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जब आप कर्व को ट्रेस करोगे तो वहां पे ये सब चीजों को हम ध्यान में रख के कर्व को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है या डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो उस केस में मैक्सिमा मिनिमा नहीं अगर मिल रहा है तो हमें क्या चीज हो रहा होगा, बस हम उस चीज को समझने का ट्राई कर रहे थे इसमें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो और आपका डेरिवेटिव बार बार जीरो हो जा रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। nth डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं जो n टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, है ना। एफ एक्स इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। तभी हम उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर पाएंगे और nth डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर पाएंगे। तो अगर कोई फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, एंड इफ मान लो किसी पॉइंट c की बात बोल रहे हैं, है ना, एट x इक्वल टू सी, एफ डैश एक्स जीरो है, ठीक है, एफ डबल डैश सी भी जीरो है, एफ ट्रिपल डैश सी भी जीरो है, और इस तरीके से एफ n माइनस वन सी टाइम्स ये सारा पार्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और nth डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो किया था और सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं था, तो उसके साइन से हम डिसाइड कर पाते थे। सेम चीज वही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो बार बार डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे वो जीरो नहीं हो रहा है, तो हम इसके साइन से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा फंक्शन किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट केस आता है, इफ n इज इवन, तो अगर आपका n इवन हो, n एक इवन नंबर कुछ हो, ठीक है, तो nth डेरिवेटिव c जो ये वाला पॉइंट था जो जीरो नहीं था, तो अगर ये साइन लेस देन जीरो आता है, ठीक है, तो एट x इक्वल टू सी क्या मिलेगा हमें, एट x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और इसी में एक और केस, इफ n इज इवन, एफ एन टू द पावर n अगर ग्रेटर देन जीरो हो, तो एट x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें मिलेगा, ठीक है।
अगर n हमारा ऑड नंबर हो, ठीक है, तो ऑड नंबर में हम फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर f n टू द पावर c की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग अबाउट x इक्वल टू सी, है ना। किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होने का मतलब हमने देखा था। और अगर n ऑड हो हमारा और f n टू द पावर c ग्रेटर देन 0 हो, है ना, तो ये वाला क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग अबाउट x इक्वल टू सी। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डबल डेरिवेटिव आप यूज करोगे तो आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम फंक्शन को यूज करके मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक चीज बोली कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो हमें फंक्शन को डिराइव करना होगा। ठीक है, तो उस केस में जहां पे हमारे पास फंक्शन को डिराइव करना होता है तो वो फंक्शन वॉल्यूम का हो सकता है, सरफेस एरिया का हो सकता है ना, एरिया का हो सकता है, किसी भी टाइप का एक फंक्शन जनरेट होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आपको बुक्स में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें से बहुत कुछ आप कर चुके होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, A क्यूब, याद होगा आपको, है कि नहीं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, 6A²। ये सब आपने पहले की क्लासेस में ये सब चीजें आप लोग कर चुके होंगे, बस एक बार मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, अगर आपको ये सब फॉर्मूले याद नहीं है इसको आप कहीं पे अच्छे तरीके से लिख लो, है ना। पाई आर एल, एल क्या होता है, स्लांट हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई r/h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई r/h प्लस बेस और टॉप के एरिया को ऐड कर दो जो कि सर्कुलर होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 पाई r³। सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना लिखेंगे, 4 पाई r²। ठीक है, सर्कुलर सेक्टर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर हाफ
आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी कभी पिरामिड का भी आ जाता है। पिरामिड हमने वेक्टर्स में किया है, याद होगा आपको। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होगा, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, ये सब आप लिख लो अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो कोई बात नहीं। अब आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को, है ना। तो ये सब फॉर्मूला आपको एक्चुअली में फंक्शन को डिराइव करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब आप इसके बाद एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 6.5 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जहां पे बेसिकली उसके बाद जो 10 नंबर के बाद जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस में आपको फंक्शंस खुद से क्रिएट करना होगा, है ना। वहां पे कुछ भी फंक्शंस दिया हुआ नहीं है। क्लियर है, तो आप इन सारे एक्सरसाइज 6.5 ट्राई करो, है ना। आगे हम ट्राई करेंगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम एक एग्जांपल्स का लेक्चर्स क्रिएट कर लेंगे, वहां पे हम ढेर सारे एग्जांपल्स लेके बस सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन का और कैसे फंक्शन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आप 6.5 स्टार्ट करो, बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।